नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वक्त हुआ है इंडिया 360 का और हम हाजिर हैं देश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत अगुस्ता हेलीकॉप्टर विवाद में आम आदमी पार्टी के हल्ला बोल की खबर से। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सोनिया गांधी को बचाने का आरोप लगा दिया। नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने कहा, मोदी सरकार सोनिया गांधी को गिरफ्तार क्यों नहीं करती। भले ही बीजेपी और मोदी सरकार ने अगस्ता मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने में कोई कोर कसर न छोड़ रखी हो, लेकिन केजरीवाल हैं कि उन्हें मोदी सरकार की नीयत में खोट नजर आ गया। अब पूरी आप की पलटन सड़क पर उतर आई। इस इरादे के साथ प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के निवास के आगे धरना प्रदर्शन किया जाए। पुलिस ने रोका तो आप कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों के बीच झड़पों की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। केजरीवाल आए तो मोदी सरकार पर दनादन आरोपों की बौछार करने लगे। ये कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रधानमंत्री पर सोनिया से खौफ खाने तक का इल्जाम लगाया। साथ ही ये तोहमत भी मढ़ दिया कि मोदी सरकार सोनिया को बचाने की जुगत में है। हमारे महेंद्र यादव, सोमनाथ भारती को तो जेल में डाल दिया, सोनिया गांधी को जेल में नहीं डालेंगे। आगे केजरीवाल ने अपने इस दावे पर दलील भी दी। कहा, कांग्रेस के पास पीएम मोदी के कई काले चिट्ठे की फेहरिस्त है, लिहाजा अगर सोनिया की गिरफ्तारी हुई तो कांग्रेस बही खाते की पोल पट्टी खोल देगी। जवाब में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने आरोपों को कोरा बकवास करार दिया। इस हो हंगामे के बीच पहले से मुस्तैद पुलिस ने इनकी एक न चलने दी। प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। अनु जैन रोहतगी, संजय शर्मा और पंकज जैन के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक। दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहने वाले बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किल बढ़ गई है। दिल्ली की साकेत अदालत ने इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ समन जारी कर दिया है। अदालत ने अरविंद केजरीवाल से 14 जुलाई को पेश होने को कहा है। आरोप यह है कि 17 जुलाई 2015 को एक इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के जवान को ठुल्ला कहकर संबोधित किया था। ये कहते हैं नहीं, दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी नहीं करोगे। दिल्ली पुलिस का अगर कोई ठुल्ला किसी रेडी पटरी वाले से पैसे मांगता है, उसके खिलाफ भी केस नहीं होना चाहिए। ये मंजूर नहीं है। और अब खबर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से जुड़ी हुई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 11 मई को उज्जैन में दलित साधु संतों के साथ शिप्रा नदी में डुबकी लगाएंगे और इस खबर के बाद साधु संत बढ़ गए हैं। अमित शाह पर राजनीति करने का साधु संतों ने आरोप मढ़ दिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के सिंहस्थ मेले में सियासी डुबकी लगाने के फैसले पर हो हल्ला मच गया। आस्था की डुबकी लगाने को उज्जैन में इकट्ठा हुए साधुओं की टोली भड़क गई। कहा, जहां बीजेपी अध्यक्ष को सेवा करने आना चाहिए, वहां राजनीति करने पर कैसे तुले हुए हैं। अगर जातीय समीकरण के आधार पर किसी जाति विशेष को नाम देकर के वो स्नान करते हैं कि हम इनको लेकर के स्नान करेंगे, तो ये तो सिंहस्थ की गरिमा को नष्ट करने वाला विषय है। ऐसा अमित शाह को मेरा मानना है, नहीं करना चाहिए। बीजेपी ने घोषणा की है कि अमित शाह 11 मई को वाल्मीकि आश्रम में संतों से मुलाकात करेंगे। वहां से महास्नान के लिए रामघाट तक निकलने वाले जुलूस में शामिल होंगे। दलितों और उनके समुदाय के साधुओं के साथ भोज के साथ साथ शिप्रा नदी में डुबकी लगाएंगे। अब सवाल उठा कि आस्था की नगरी में सिर्फ एक समुदाय विशेष के साथ ही स्नान करने का फैसला क्यों लिया गया। हर घाट हर के लिए खुला हुआ है और ये परंपरा सदैव रहा ही है। ऐसे स्थिति में यदि कोई व्यक्ति कोई विशेष प्रजाति के लोगों को लेकर के स्नान करते हैं, इसमें तो राजनीतिक अभिसंधि दिखता ही है। दरअसल अमित शाह एक साधे सब सधे वाले पुराने फॉर्मूले को फिर से आजमा रहे हैं। बीजेपी के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज होने की है, जहां पार्टी की साख दांव पर है। लिहाजा बीजेपी अध्यक्ष दलित वोट को साधने की कोशिश में है। लगता है उज्जैन के रामघाट में दलित साधुओं के साथ डुबकी इसी रणनीति का एक हिस्सा है। अमित जैन के साथ संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन आज तक। आगे बढ़ते हैं।
सूखे पर राजनीति के बीच उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सूखा पैकेज की प्रधानमंत्री से मांग की है। सूखे पर सरकारों के आंसू ज्यादा, काम कम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अलग अलग विचार मंथन की। पीएम से मुलाकात करने वालों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया शामिल थे। पीएम के साथ सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सूखे पर मंथन किया। यूपी सरकार ने केंद्र सरकार से 10,600 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की है। साथ ही बुंदेलखंड के किसानों को तुरंत राहत देने के लिए टैंकरों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा है। कम से कम इस मीटिंग से, प्रधानमंत्री जी के बैठने से और हम लोगों के अपनी बातों को रखने से बुंदेलखंड के किसानों का उनका हक मिलेगा। बुंदेलखंड में पानी है, जो डैम्स हमारे हैं पानी है, हमें इंतजाम ये करना है कि पानी कैसे हम गांव तक पहुंचाएं, उसीलिए टैंकर चाहते हैं। उधर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सूखाग्रस्त जिलों के साथ साथ सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए 9,000 करोड़ रुपए मांगे हैं। कर्नाटक के सीएम ने भी केंद्र से तत्काल मदद की मांग की। हमने पानी के लिए ट्रेन मांगी, वो ट्रेन भी केंद्र सरकार ने हमको दी है और सारे मदों में जो हमने उनसे सहायता मांगी वो सहायता उन्होंने दी है। और मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार की इस सहायता के माध्यम से हम लोग, परिस्थिति तो सूखे की बहुत एक्सट्रीम है लेकिन उसमें काम करने की कोशिश करेंगे। इन 3 राज्यों में सूखे की जबरदस्त मार है। जहां कर्नाटक में 30 जिलों में से 27 जिले सूखा प्रभावित हैं, वहीं महाराष्ट्र के 36 जिलों में से 21, जबकि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 50 जिले सूखे से प्रभावित हैं। देर से ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री की इस पहल का जमीन पर भी असर दिखना चाहिए। सिर्फ वोट बैंक के लिए इंसानों की प्यास पर सियासत करना ठीक नहीं। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। और अब खबर बिहार से है। बिहार में पोस्टर पर जमकर राजनीति हो रही है। सरकारी पोस्टरों में मुख्यमंत्री का संदेश तो दिखेगा, लेकिन नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं। तस्वीर दिखेगी तो लालू के बेटे और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार सरकार के इस सरकारी विज्ञापन में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की आदमकद तस्वीर पिछले 2 दिनों से सुर्खियां बटोर रही है। पथ निर्माण विभाग के इस सरकारी विज्ञापन में सीएम नीतीश कुमार के बेहतर सड़कों के सपनों का जिक्र तो मिलेगा, लेकिन नीतीश की तस्वीर कहीं नहीं दिखेगी। सियासी गलियारे में इसके मायने निकाले जाने लगे। सवाल उठने लगे कि क्या तेजस्वी की छवि को चमकाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। कानाफूसी शुरू हुई तो डिप्टी सीएम साहब को सफाई देनी पड़ी। जब मुख्यमंत्री जी खुद उद्घाटन करते हैं या उपस्थित रहते हैं तो उनकी केवल तस्वीर रहती है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि किसी एक व्यक्ति का ही मेरा सवाल है पिक्चर रह सकता है। अगर मुख्यमंत्री जी साथ हैं तो मुख्यमंत्री जी का ही रहेगा। अगर कोई, जैसे अभी हम जा रहे हैं लोकार्पण करने, उसमें किसी एक व्यक्ति का ही देना है तो ये कोई इशू ही नहीं है। ये तस्वीर तो सिर्फ बहाना है। असली मकसद तो नीतीश कुमार के राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा की सोच के साथ बिहार में खाली होते उस माइंड स्पेस को भरना है जिसमें बिहार के नेतृत्व को लेकर कोई भी नई चर्चा की गुंजाइश ही न बचे। यही वजह है कि मौके को भांपते हुए वक्त से पहले ही लालू ने तेजस्वी के लिए पोजीशनिंग और ब्रांडिंग शुरू कर दी है। हालांकि जेडीयू को इसमें ऊपरी तौर पर कोई बुराई नहीं दिखती, तो विपक्ष आग को हवा देने में लग गया। किसी की भी तस्वीर आए, ये मुख्यमंत्री जी की अनुमति से ही हो रहा है, तो इसलिए इसमें एंगल ढूंढने की कोशिश न करें। ये पहली बार मुझे दिखाई पड़ रहा है जिसमें उप मुख्यमंत्री का फोटो है और मुख्यमंत्री का फोटो नहीं है। ये कहीं कहीं कुछ और संकेत देता है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं, आपकी कोई पर्यटन नीति में, विज्ञापन नीति में कोई परिवर्तन हो गया क्या? आपने कोई पॉलिसी चेंज की है क्या? ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ तेजस्वी की फोटो नहीं लगाई गई तो तेजस्वी उस कार्यक्रम में नहीं गए। लालू के बड़े बेटे और स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप की फोटो नहीं लगी तो कार्यक्रम ही रद्द करना पड़ा। साफ है, विवाद भले ही तस्वीरों को लेकर हो, लेकिन कहीं न कहीं दोनों ओर से कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। ये श्रेय लेने की होड़ का भी नतीजा है। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस की मॉक ड्रिल हुई तो कई थानेदार, सीओ और तो और बुलंदशहर के एसएसपी की भी पोल खुल गई। एसएसपी साहब से टीयर गन लोड ही नहीं हुई, अर्दली भागे तो कहीं जाकर एसएसपी साहब फायरिंग कर सके। कहीं अफसर को हथियारों का पता नहीं, क्या है ये देखा है कभी? क्या है तो कहीं अफसर हथियार चला ही नहीं पा रहे। ये सिंघम नहीं, यूपी की चिंगम पुलिस है। ये बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली के कोतवाल साहब शत्रुघ्न सिंह है। कोतवाली का नाम शिकारपुर, लेकिन न कोतवाली के नाम का लिहाज रख पाए, न खुद अपने नाम की लाज बचा पाए कोतवाल साहब। शत्रुओं का मर्दन कैसे करेंगे कोतवाल साहब? ये कितने बड़े शिकारी हैं, ये सब आपके सामने है। कोतवाल साहब से टीयर गन तक नहीं चल पा रही। वैसे कोतवाल साहब भी शर्मिंदा क्यों हो, जब शिकारपुर के सीओ आरपी सिंह का भी हाल इनके जैसा ही है। सीओ साहब टीयर गन से फायर तक नहीं कर सके। काफी मशक्कत की, आरआई के साथ मिलकर जुगत लगाई, लेकिन नतीजा सिफर। अब आपको दिखाते हैं यूपी पुलिस के ऐसे वीर जवानों के कप्तान की हकीकत। ये है बुलंदशहर के एसएसपी पीयूष श्रीवास्तव, जो कभी रबर की गोली चलाने के लिए बंदूक को कंधे पर तो कभी बगल में लगा रहे हैं। यही नहीं, टीयर गन को तो जनाब लोड ही नहीं कर पाए, और तो और आंसू गैस गोला छोड़ने को पिन निकालने के लिए भी अधीनस्थों की मदद लेनी पड़ी। गनीमत ये रही कि कम से कम कप्तान साहब ने मशक्कत के बाद बंदूक से गोली तो चला दी। ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि अगर दंगा नियंत्रण के लिए बुलंदशहर के इन काबिल अफसरों को भेज दिया जाए तो क्या होगा। आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी नेता ललित पोरवाल ने सरेआम अपने 70 साल के बुजुर्ग बड़े भाई की जमकर पिटाई की। यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ललित पोरवाल अपने बेटे के साथ अपने बड़े भाई को कुर्सी के टूटने तक मारते रहे, यानी कि इतना मारा जब तक कि कुर्सी नहीं टूट गई। ललित परिवार पोरवाल फिलहाल इंदौर विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष हैं। दोनों भाइयों में प्रॉपर्टी को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। दोनों भाइयों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई करने की अब बात कह रही है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ललित पोरवाल की बेरहमी की कहानी साफ कह रही हैं। 70 साल के अपने भाई की उन्होंने इतनी बेरहमी से पिटाई की, और न सिर्फ अपने भाई की बल्कि बेटा भी उनका साथ में था, और दोनों मिलकर एक बुजुर्ग व्यक्ति को तब तक मारते रहे जब तक कि कुर्सी टूट नहीं गई। कुर्सी से हमला किया है, पूरी तरह से मारा है। वो गिर गए, ललित पोरवाल के बड़े भाई गिर गए नीचे ज़मीन पर, वो पड़े रहे, लेकिन ललित पोरवाल का अपने भाई को पीटने का सिलसिला नहीं थमा और वो लगातार अपने भाई को पीटते रहे। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर दिल्ली से सटे गुड़गांव से है। किन्नरों ने जहां जमकर हंगामा किया है, वैसे तो किन्नरों का जिक्र होता है घर में खुशी के मौक़ों पर। किन्नर खुशी के अवसर पर घर आते हैं, खुशियों के गीत गाते हैं, दुआएं देते हैं, लेकिन हम आपको जिन किन्नरों को दिखाने जा रहे हैं उन्होंने गुंडागर्दी की है, और ऐसी गुंडागर्दी की देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आधी रात सड़क पर इन किन्नरों ने जमकर हंगामा किया है, पिटाई की है। दिल्ली से गुड़गांव की सड़क पर किन्नरों का ये आतंक देखिए। आगे पीछे गाड़ियों का रेला, लेकिन हर किसी से बेपरवाह हैं ये दो किन्नर। देखिए किस तरह बेसबॉल का बैट लेकर सड़क पर खुलेआम कर रहे हैं गुंडागर्दी। पहले तो इन किन्नरों ने इस युवक को सबके सामने जमकर पीटा। इसके बाद किन्नरों के आतंक से कांप उठा गुड़गांव। इन किन्नरों का कहर टूटा आसपास की गाड़ियों पर। किन्नरों का यह हंगामा शुरू हुआ एमजी रोड पर बने एक पब के पास। जिस शख्स को किन्नरों ने पीटा उसके मुताबिक रात करीब 1 बजे जब वो अपनी गाड़ी से जा रहा था तो सफेद रंग की स्विफ्ट कार से मामूली टक्कर हो गई।
इसके बाद स्विफ्ट कार में सवार 2 किन्नर गाड़ी से उतरे और शुरू कर दिया हंगामा। जैसे कार लेके निकले पार्किंग से बाहर, एक वाइट कलर की स्विफ्ट कार आई थी, बहुत स्पीड में निकली, हमारे साइड मिरर तोड़ते हुए आगे निकल गई। फिर हमने उतर के उससे रोकने की कोशिश की कि कैसे चला रहे हो और गाड़ी की मिरर तोड़ दिया तुमने ने, ये क्या ड्राइव हो रही है। उन लोगों ने उसमें से कार वाइट स्विफ्ट में से 2 लड़कियां निकली और 2 लड़कियां निकली, उनमें से तुरंत डिग्गी में से रॉड निकाला और बैट निकाला, डंडा निकाला, उन लोगों ने मारना स्टार्ट कर दिया। पुलिस के आने पर भी किन्नर शांत नहीं हुए और हंगामा करते रहे। इस बीच वहां काफी भीड़ जमा हो गई और मौके का फायदा उठाकर दोनों किन्नर अपनी कार में बैठकर फरार हो गए। इस मामले में दोनों किन्नरों के खिलाफ सेक्टर 29 पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस अब आरोपी किन्नरों की तलाश कर रही है। रविंद्र सिंह, गुड़गांव, आज तक। देखते रहिए आज तक।